Good morning, everyone. Today we will discuss about बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम. Very important question for the main examination of MP board in class 2021. Okay, देख सकते हैं आप. बायो-सेवर्ट का नियम जो है आपको पढ़ना है और ऐसा सवाल है न जाने कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है. ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, तो देखते हैं इसको. सब ज्वाइन हो गए हैं? होते रहेंगे. तो देखें बायो-सेवर्ट का नियम. अभी बायो-सेवर्ट का नियम जो है वो आखिर दिया क्यों गया है, किस कारण से दिया गया है, क्या हम इससे ज्ञात करते हैं, ये हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं पहले, है ना, जान लेते हैं. बायो-सेवर्ट का नियम जो है वो दिया गया किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए. ठीक है, एक धारावाही चालक होगा. अब धारावाही चालक क्या है? धारावाही चालक बोलेंगे ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसको कहेंगे धारावाही चालक, है ना. नाम से स्पष्ट है, धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम धारावाही चालक कहेंगे. क्लियर दैट? अब धारावाही चालक के समीप कोई बिंदु होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ चुका धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपने कल पढ़ चुका. और धारा के चुंबकीय प्रभाव में ये बताया गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है. तो भाई अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है किसी तार के चारों ओर, तो कोई बिंदु अगर तार के समीप है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये बताने के लिए बायो और सेवर्ट ने क्या किया, दो वैज्ञानिक है ना, बायोट और सेवर्ट. ठीक है, तो दो वैज्ञानिक हैं, दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये एक पहले धारावाही चालक ले लेते हैं. एक धारावाही चालक ले लिया एक्स वाई, और इस धारावाही चालक में एक अल्पांश है ए बी. अल्पांश मतलब एक छोटा टुकड़ा, नाम से स्पष्ट है, अल्पांश, है ना. अल्पांश अगर हम इसको बोले तो क्या हो जाएगा, ये अल्प प्लस अंश का संधि विच्छेद करते हैं. अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब भाग. तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको. अल्पांश मतलब बहुत ही छोटा एक क्या होगा, टुकड़ा होगा, है ना, इसी चालक का. यहाँ मैं बड़ा बना रहा हूँ, बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम अभी डायग्राम बना रहे हैं तो समझने की दृष्टि से थोड़ा बड़ा बना रहे हैं. ये अल्पांश है ना. ये धारावाही चालक, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, तो प्रवाहित धारा है आई. ठीक है, और ये अल्पांश दिया आपने, छोटा टुकड़ा. क्लियर दैट? अल्पांश का मतलब समझ गए? अल्पांश मतलब उस तार का छोटा टुकड़ा. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका अल्पांश. इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, तो dl है, dl. ठीक है, ये हो गया. और इस अल्पांश का कोई बिंदु ले लेते हैं, बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर क्या कर लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं. और इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है. तो कितनी होगी ये कितने बताया, बायो-सेवर्ट ने बताया. ये हो गया बिंदु P. और इस अल्पांश और अल्पांश की जो लंबाई है, ये लंबाई है अल्पांश की, और इस अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनाया वो कितना बनाए, थीटा बनाए. ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास. शुरुआती लाइन क्या होगी, धारावाही चालक के समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं. इसे दो वैज्ञानिकों ने बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको प्रतिपादित किया था. इसलिए इस नियम का नाम क्या बन गया, बायो-सेवर्ट का नियम बन गया. ठीक है ना. अब यहाँ पर एक हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाया है, डायग्राम बनाया, देख लीजिए कि यहाँ पर एक धारावाही चालक है एक्स वाई, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है. इसमें एक अल्पांश लिया आपने ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है. और इस लंबाई से, इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि अल्पांश के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB होगी,
वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये अल्पांश के कारण है, और अल्पांश मतलब वो ऐसे खुद छोटा है, तो तीव्रता भी क्या होगी, छोटी ही होगी, मतलब कम ही होगी, है ना। और अगर कम ही होगी तो हम उसको किससे लिखेंगे, डीबी से लिखेंगे। ठीक, इस तरह से। आवाज आ रही मेरी क्लियर? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? अब इस नियम को समझेंगे कैसे, एक्चुअल में नियम क्या होता है, तो ऐसे आपको याद नहीं रखना है ना। इस नियम का जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको क्या करते हैं, हम पहले याद रख लेते हैं। नियम का लास्ट पॉइंट ये होता है कि जो तीव्रता होगी वो होगी dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब पहले क्या कर लेना अपने को, आंसर याद कर लेना है। याद हुआ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 3-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर दैट। ओके, आई क्या है, धारा है, डीएल क्या है, लंबाई है अल्पांश की, साइन थीटा क्या है, वो अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा उसके बीच बना कोण है, आर क्या है, तो अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी है। तो ये इतनी चीजें आपको याद हो गई, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर याद हुआ क्या, यानी पहले आपको उत्तर याद कर लेना है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करते चलेंगे एक एक करके। धारा को ले लेंगे, डीएल को ले लेंगे, साइन थीटा को ले लेंगे और त्रिज्या को, सॉरी दूरी को ले लेंगे, क्लियर है। यस और नो, याद हुआ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, इस तरह से हम देखते हैं इसको। तो शुरुआत की लाइन तो आपको लिखना है, लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि क्या है, धारावाही चालक के समीप स्थित, किसी धारावाही चालक के समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, है ना। माना कि धारावाही चालक एक्स वाई में, माना कि धारावाही चालक एक्स वाई में प्रवाहित धारा, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको नोट्स में सब मिल जाएगा, है ना। मैं उतना नहीं लिखता हूँ, काफ़ी समय लग जाता है उसमें, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, डीएल उस चालक में ए बी क्या है, अल्पांश से, जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल है, और अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तब बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी नंबर 1। अब बताइए डीबी जो है वो किसके सामने है, अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आई की, होगा कि नहीं होगा, आपने नियम पहले पढ़ लियो। तो आपको अब आइडियल साइन थीटा को ध्यान में रखना है, एक एक करके क्या करना है, इसको लिखना है ना, एक एक करके क्या करना है, इसको लिखना है। तो बताइए डीबी किसके अनुक्रमानुपाती दिख रहा है, आई के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, डीबी करके हम देश दे देते हैं, है ना। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB is proportional to I, dB is proportional to I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, नंबर टू क्या है, dl, दिख रहा है dl, तो जो तीव्रता होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB is proportional to dl। ठीक, तीसरी बात ही लिखते नहीं बनती, थोड़ी सी तीसरी बात लिखना है हमको, dB is proportional to sin थीटा। अब इस sin थीटा जो लिखना है ये एक्चुअल में क्या है, थीटा की ज्या है। साइन को क्या पढ़ते हैं, साइन को हम क्या पढ़ते हैं,
ज्या पढ़ते, ठीक है, साइन को ज्या, कॉस को कोज्या और टेन को स्पर्श ज्या। पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, बताइए। कैसा लो, राइट। तो अब इसको हमको जब पढ़ना है कि जो तीव्रता है अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो किसके अनुक्रमानुपाती है। तो देखो ये थीटा पहले किसके बीच में बना है बताइए, अल्पांश की लंबाई, यानी ये देखो अल्पांश की लंबाई है dl, तो अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। क्या है, अल्पांश की लंबाई, ये अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कोणों की तो तीव्रता होती है, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। और फोर्थ वाले में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ऐसा कई बार कर चुके हो, अपॉन में आर स्क्वायर, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, आर क्या चीज है, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी है, और वो कहाँ है दूरी बताइए, दूरी का वर्ग है, और वो कहाँ है, नीचे है, लिखोगे अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो जो तीव्रता होगी, जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, बिल्कुल है। तो आ जाएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें से पहला पॉइंट बड़ा आसान है, प्रवाहित धारा I के धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट है आपका अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा लिखने में टफ हो सकता है, लेकिन उतना टफ नहीं है। साइन थीटा का मतलब पहले समझ लीजिए, थीटा मतलब कोण है, हाँ, साइन का मतलब होता है ज्या, तो कोण की ज्या। अब ये कोण कहाँ बना है, ये आप देख लीजिए, तो कोण बना है अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश की लंबाई, यह है अल्पांश की लंबाई, इस रेखा और इस रेखा के बीच बना कोण है। ये रेखा क्या है, अल्पांश की लंबाई है, और ये रेखा क्या है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा है, के बीच बना कोण। तो अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 4, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ तक एक बार फिर से देखिए आप, शुरुआत से, है ना, कैसा लिखना है अपने को। ठीक, याद रखना है आपको, ये आइडियल sin थीटा पर r², अलग अलग याद रखेंगे तो भूल जाते हैं, इसलिए पहले उत्तर याद कर लिया, आइडियल sin थीटा पर r²। अब एक एक करके ऊपर वाले को अनुक्रमानुपाती कर दो, नीचे वाले को व्युत्क्रमानुपाती कर दो। है क्या कोई प्रॉब्लम, बताइए। बोलिए, ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, बार बार आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक, धारावाही चालक है ना, किसी धारावाही चालक के समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाकर लिखेंगे, माना कि एक्स बार एक धारावाही चालक है जिसमें प्रवाहित धारा I है, ए बी एक अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है, अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है। तब बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB नंबर 1 चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB = I। नंबर 2 अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB = dl। नंबर 3 अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB = sin थीटा। ये जो तीसरा वर्ड क्लियर है सबको? तीसरा वाला लिखने में तकलीफ होती है, तीसरा क्लियर है? अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, साइन मतलब ज्या, के अनुक्रमानुपाती होती है,
अर्थात डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। एंड नंबर 4, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 4। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? चलिए, और अगर ऐसा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? बस अब इसके बाद में मैथमेटिकल टर्म है, लिखने वाला काम खत्म हो गया। अब मैथमेटिकल टर्म तो आपको आती है, देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को संयुक्त करने पर क्या करते हैं? इसके बाद ऐसे ही करते हैं कुछ, क्यों? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को संयुक्त करने पर करिए संयुक्त। संयुक्त क्या करना? ऊपर वाले को ऊपर लिखना, नीचे वाले को नीचे लिखना है, बड़ा कठिन काम नहीं है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है? अब यही तो हमने लर्न किया था, याद किया था कि नहीं बताइए? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वहीं पर पहुंच गए। ठीक, उत्तर से उत्तर शुरू करना है, क्लियर है? ये हो गया। अब बताइए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? बिल्कुल, एक नियतांक ले लेंगे, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया, एक नियतांक ले लिया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस, जहां के क्या है? जहां के एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मापन की लिखो या मात्रकों की पद्धति पर लिखो, एक ही बात है। पद्धति पर निर्भर करता है, क्लियर? और जब मापन की पद्धति पर निर्भर करता है तो फिर हम यहाँ पर कितनी पद्धतियां लेते हैं? कितनी लेते हैं? 2, एक एसआई पद्धति और एक सीजीएस पद्धति। तो लिख देंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में स्मॉल के इज इक्वल टू हो जाता है, एसआई पद्धति में स्मॉल के इज इक्वल टू हो जाता है म्यू 0/4 पाई। वहां याद करो, जब एसआई पद्धति लेते थे तो के इज इक्वल टू आता था आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो है स्मॉल के इज इक्वल टू हो जाता है म्यू 0/4 पाई। क्या है ये? म्यू 0। 0 क्या बताता है? वायु या निर्वात को बताता है, क्लियर दैट? 0 क्या बताता है? म्यू नॉट बोलो या म्यू 0 बोलो, क्या बताता है? वायु या निर्वात को, क्लियर? और ये म्यू 0 क्या चीज है? ये जो म्यू 0 है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, चुंबकनशीलता जो आपको बोलना है, ठीक? जैसे वहां पर एप्सिलॉन 0 होता था, वो क्या होता था? तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता था ना? ऐसा नो, वहां क्या होता था? एप्सिलॉन 0 होता था, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? म्यू 0 है, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, ठीक? लेकिन वहां एप्सिलॉन 0 नीचे हुआ करता था, यहाँ एप्सिलॉन 0 कहाँ पर है? ऊपर है, याद रखना। 4 पाई दोनों जगह आया है, लेकिन वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पर म्यू 0/4 पाई है, क्लियर दैट? यस। इसको समीकरण नंबर आप 5 दे दीजिए, तो समीकरण क्या हो जाएगा? 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल टू के का मान हो गया म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और मात्रक क्या होगा बताइए? मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताया था मैंने? 3 मात्रक बताया हूं। कौन कौन से? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद हो जाना चाहिए सब। कैसे काम चलेगा ऐसे में?
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और थर्ड है टेस्ला, है ना। जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। एक इसमें हो गया। ऐसे पद्धति में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पहले हेडिंग डाल दिया है, ऐसे पद्धति में देखिए, ठीक। सीजीएस पद्धति में, है ना, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, स्मॉल के लेना है, के इज इक्वल टू 1। तो समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे हम, एक नहीं था, कौन सा था, 5, है ना, 5 था ना यहाँ। तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, dp इज इक्वल टू, तो वहां पर भी 1 होता था सीजीएस पद्धति में, 1/4π की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। यहाँ पर भी क्या होगी, 1 होती, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। तो सीधे आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और मात्रक क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया इसका मात्रक। एक और मात्रक क्या है इसका, गॉस के अलावा एक और मात्रक क्या है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, तो हिंदी में लिख दीजिए गॉस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक और मात्रक क्या है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कोस्टेड, है ना, बिल्कुल कोस्टेड है। अब इसमें 2 कंडीशन है, देखते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। यदि बिंदु P चालक पर स्थित हो तब क्या होगा, यदि बिंदु P चालक पर स्थित तब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताइए। डायग्राम आपके सामने है, ये बिंदु P यदि चालक पर स्थित हो जाए, इसी तार पर, इसी धारावाही चालक तार पर अगर क्या हो जाए, स्थित हो जाए, तो बताइए कोण कितना बनेगा, बोलिए। नहीं बोलेंगे कोई, ये बिंदु P यहाँ हो जाए, मान के चलिए इस जगह पर हो जाए, यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, तो कितना कोण बनेगा। अरे भैया अगर ये बिंदु P यहाँ हो गया तो ये जो है ये लाइन ऐसी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा तो देखो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसी यहाँ थी, इस तरह से घूम के ऐसी हो जाएगी, कितना कोण बनेगा बोलिए। ये बिंदु P यहाँ हो जाए कितना कोण बनेगा, 90 कहाँ से हो गया, ये अभी कितना होगा, 90 से ज्यादा है कि कम है बताओ, हाँ अरे कितना होगा, लगभग 90 से कम ही होगा ना ये कोण। तो मुझे बताइए लाइन, ये लाइन जब ऐसी जाएगी इधर ऐसी, तो ये कोण कम होते जाएगा कि ज्यादा होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो 90 कैसे आ जाएगा, 90 का कितना होगा बताओ, मान के चलो 80 रहा होगा, कम हुआ 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा ना, 0 अंश, या अगर मान के चलो कि ये बिंदु इस जगह पर ना हो और इस जगह पर हो, तब कितना कोण बनेगा, ये देखो, ये देखिए कितना हुआ, हाँ ये कोण बना थीटा, ये मान चलो 80 था, ऐसा हुआ तो 90 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 110 हुआ, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, कितना कोण बनेगा, नहीं बनेगा। इमेजिन करने की ताकत है या नहीं, हाँ भाई जब ये कोण 90 है, ये लाइन जो है वो ऐसी हटेगी तो 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कम होते जा रहा है कोण। और जब लाइन जब यहाँ पर पहले से
80 अंश का कोण बना हुआ है मान के चलो, और इसके बाद ये लाइन जो है वो बिंदु P यहाँ आ गया, तो ये लाइन इस तरह से ऐसे हटेगी, ऐसी ऐसी घूम के ऐसे आ जाएगी, तो कितना कोण बन जाएगा ये पूरा ऐसा यहाँ तक। अभी बता रहे हो आप, पूरा बताने के बाद थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। और जब ऐसा हो गया तो वो जो समीकरण नंबर था कौन सा, 5 के बाद उसको 6 देना था, इसको 7 देना था, ठीक है, वो 6 हो जाएगा। कौन सा वाला जो ऐसे पद्धति में निकला वो 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल, वहीं पर मान रख रहे हैं हम, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू IDL साइन 0 रखो या थीटा रखो अपॉन r स्क्वायर। साइन 0 भी रखेंगे तो उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, कितना, 0 ही होता है, ठीक। और टोटल क्या हो जाना, ये 0 ही हो जाना है, तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट, ओके। कंडीशन नंबर सेकेंड, यदि बिंदु P चालक के लंबवत हो, तब क्या होगा, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब चालक के लंबवत होगा तो सीधी सी बात है, जो ऐसा तिरछा है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो अब कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री कर दीजिए, और 90 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई। आपको सूत्र जो है SI पद्धति का ही लेकर चलना है, पूरे के पूरे हर जगह आपको SI पद्धति का ही चित्र लेकर चलना है, CGS का नहीं चलना है। तो dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू IDL साइन 90 लिखेंगे अपॉन r स्क्वायर। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 इज इक्वल 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर μ0/4 पाई इंटू IDL अपॉन r स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक। इस कंडीशन से हमको क्या बात समझ में आती है, ये जो कंडीशन हमने लिखा उसमें भी एक पॉइंट निकलता है। मैं बोल रहा हूँ कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, ये जो पहला पॉइंट है ये भी हमको क्या करता है, एक संकेत देता है। धारावाही चालक में यदि हमने धारा प्रवाहित किया तो धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ये लाइन हमको बता रही है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमने कहाँ पर ले लिया, चालक पर स्थित कर लिया। यानी कि अगर इस ये बिंदु P यहाँ होता या यहाँ होता तो यहाँ पर भी तीव्रता कितनी हो जाती, यहाँ पर तीव्रता dB इज इक्वल टू 0 आई है, यहाँ पर भी तीव्रता dB इज इक्वल टू 0 आई है। ये क्या बताता है, ये दोनों क्या बात बता रहे हैं, ये हमको ये बात बता रहे हैं कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र, धारा का चुंबकीय प्रभाव जो हमने पढ़ा ओस्टेड ने हमको बताया प्रयोग के माध्यम से कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तार में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कितना, तार में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ये हमने बता दिया है। बिंदु P चालक तार पर लिया, चाहे इस जगह पर लो या इस जगह पर लो, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। हाँ, तार पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, इस धारा के कारण नहीं है, इस धारा के बहने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, तार में विद्युत क्षेत्र है क्योंकि धारा प्रवाहित कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र है तार में, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्लियर दैट, कैसा नो, चलो ठीक।